अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शफीक। अल्फ़ा अकेडमी की जानिब से इस वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे लोग जो एक्सेल पर काम करना चाहते हैं वो किस तरह से उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो लोग काम करना चाहते हैं वो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं कि एक्सेल होता क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, डाटा एंट्री कैसे करनी है, फार्मूलाज कैसे पुट करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है। तो इस 1 घंटे की वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाने वाली है। बिगिनर लेवल से इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें ये पता ही नहीं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये शुरू कैसे करना है। ऐसे लोगों के लिए बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया है ताकि उनको पता चल सके कि हम किस तरह से इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस 1 घंटे की वीडियो में कंप्लीट पैकेज मौजूद है ऐसे लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप एक्सेल पहले से ही जानते हैं तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं कि एक्सेल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक्सेल को यूज़ कैसे किया जा सकता है। उसके साथ शेयर करें, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले अपडेट्स इसी तरह आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे या इसको रन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। चूँकि हमने ये वीडियो बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक बनाई है तो हम बिल्कुल इसको बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे और ऐसे लोग जो एडवांस लेवल में हैं या जो ये जानते हैं कि एक्सेल को किस तरह से चलाया जा सकता है या कैसे चलाते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा तहम्मुल रखें। उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आएंगी। और ऐसे लोग जो एक्सेल को बिल्कुल नहीं जानते, जो बिल्कुल इसको कभी उन्होंने ओपन नहीं किया, रन नहीं किया, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बिगिनर लेवल से मुराद ये है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जब इस वीडियो के एंड पर, मैं यकीन है मुझे कि जो लोग अगर पूरे 1 घंटे की वीडियो ये देखते हैं तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सेल को आसानी से इस्तेमाल कर सकें अपने ऑफिस में, अपने काम में, मतलब इससे अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो एज उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में। ये 1 घंटे का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में मौजूद चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रिपोर्ट्स कैसे बनाई जा सकती हैं, डाटा को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे ये होम मेन्यू है, ये इंसर्ट मेन्यू है, ये पेज है। ये सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो डाटा को फार्मूलेट करने और उसको फॉर्मेट करने या उससे मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए जो या जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब कुछ इन मेन्यूज़ में मौजूद है। मतलब होम मेन्यू में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो जनरल हैं, जो बहुत आम इस्तेमाल होते हैं, जो हम में से बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता है। इसी तरह इंसर्ट वाला अगर ऑप्शन देखें तो इंसर्ट वाले में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, किस तरह से इसको चीज़ों को हम अपने डाटा में बाहर से शामिल कर सकते हैं। इसी तरह एक पेज लेआउट का मेन्यू है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज हैं, डाटा है, रिव्यू है, ये ऐसे मेन्यू हैं जिनको हम 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करेंगे अपने आने वाले इस 1 घंटे के लेक्चर में। तो हमें, चूँकि हमने बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है, तो हमें बिल्कुल बिगिनर लेवल से ही हम शुरू करेंगे। तो बिगिनर लेवल में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास
ये हमें जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये क्या है। अगर आप देखें तो एक साइड पे हमें ABC लिखी हुई नज़र आ रही है और दूसरी साइड पे हमें 1 2 3 लिखी हुई नज़र आ रही है। जब हम ABC में किसी एक को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 1 2 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो ये हम एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। रो और कॉलम को जहाँ पे रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे के दरमियान या जहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस मिलने वाले जगह को हम सेल कहते हैं। जैसे आपके सामने है कि ये हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया है, उसके बाद एक रो सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जहाँ पे इन दोनों कॉलम और रो का मिलाप हो रहा है, इस जगह को हम बोलते हैं सेल। इसी तरह हर सेल हर कॉलम और रो के साथ जुड़ा हुआ है। सेल एक ऐसी जगह है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, जिसमें हम फार्मूलेशन करते हैं, जिसमें हम डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो और जहाँ पर ये सेल के ऊपर जहाँ पर ये कॉलम और रो मिलते हैं, वो दोनों का मिलाप एक सेल को जनरेट करता है, या उस मिलाप पे जो पॉइंट है उसको हम सेल बुलाते हैं। जैसे अगर हम ये C को सिलेक्ट करते हैं और इधर से 5 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ दोनों कॉलम और रो मिल रहे हैं, ये एक सेल कहलाता है। अब इस सेल को हम फ्यूचर में या जब भी हम एक्सेल को अपने काम में लाएंगे या इस्तेमाल करेंगे या डाटा की फार्मूलेशन करेंगे या डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सेल को इस्तेमाल करने के लिए हमें इस सेल के एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, इस सेल के रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर ये देखें कि अब ये सेल रेफरेंस क्या चीज़ है, तो जहाँ पर ये सेल बन रहा है, यहाँ से एक हाईलाइट कॉलम हो जाता है, उधर से एक रो हो जाती है। इसी तरह इस सेल का जो रेफरेंस है या जो एड्रेस है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखें C5 जो हमें नज़र आ रहा है, वो इस सेल का नाम है, इस सेल का रेफरेंस है, इस सेल की पहचान है, क्योंकि इस सेल को जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसी नाम से इसको यूज़ किया जा सकता है, C5। इसी तरह जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, इस कॉलम में आपको या इस जगह पे आपको उस सेल का रेफरेंस, उस सेल का नाम या उस सेल का एड्रेस, ये जो भी कह वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसे ये देखें। तो दोस्तों, इस सेल के ही ज़रिए से हम हर तरह की डाटा की कैलकुलेशन, हर तरह का डाटा ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के ऑपरेशंस, हर तरह का जो भी हमने एक्सेल पर काम करना है, वो इन सेल्स के थ्रू ही किया जाता है। और इन सेल्स में ही हम फार्मूलाज पुट करते हैं, इन सेल्स में ही हम डाटाबेस एंटर करते हैं, इन सेल्स को ही हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। लिहाजा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब इस सेल को समझना ज़रूरी है। अगर आप इस सेल को समझ जाएंगे तो इसको और भी आसानी से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, आप उसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें डाटा इनपुट भी कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि सेल में अगर हम कुछ भी लिखेंगे उससे हमारा लेना देना नहीं है। असल में हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं या फार्मूला लगाते हैं तो इस सेल का सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब सेल रेफरेंस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जहाँ पर रो और कॉलम मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अब हमें C2 नज़र आ रहा है, जहाँ पर रो और कॉलम मिल रहे हैं, तो ये दोनों का जहाँ पे मिलाप होता है वहाँ पे एक सेल बनता है और वो एक एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। अगर हमने इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं 45, अगर हमने इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस सेल का रेफरेंस देंगे या एड्रेस देंगे। तो इस सेल का एड्रेस क्या है जी, B2। अगर हम यहाँ पे या यहाँ पे उस सेल को रेफर करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू उस पर या तो आप क्लिक कर दें, अगर आप क्लिक नहीं करते तो फिर आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे तो वो उसको रेफर कर देगा। मतलब उस सेल का, अब देखें यहाँ पर इस सेल में हमने वैल्यू पुट नहीं की बल्कि उस सेल का रेफरेंस यूज़ किया है, तो उसने जो भी वहाँ पे डाटा था वो उठा के हमें यहाँ पर दे दिया है। तो ये फ़ायदा है इसका सेल रेफरेंस यूज़ करने का। अब
आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम कुछ भी इसके अंदर लिखें, हमारा इसमें जो भी कुछ लिखा होगा उससे लेना देना नहीं है बल्कि हम सेल का रेफरेंस यूज़ करते हैं, ना कि उसके अंदर मौजूद पड़ी हुई वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सेल्स के हम अंदर फार्मूलाज भी पुट करते हैं। हम इस सेल में लिखने से मुराद या लेने देने से मुराद ये है कि जब हम यहाँ पर फार्मूला कोई भी पुट करेंगे तो ये हमें उस फार्मूला का रिजल्ट दिखाएगा, ना कि वो फार्मूला हमें दिखाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो इस जहाँ पे सेल रेफरेंस या सेल का एड्रेस हमें नज़र आ रहा था, उसके आगे एक और बार मौजूद है, ये हमें नज़र आ रही है, ये फार्मूला बार है। हम सेल में कुछ भी लिखते हैं तो वो फार्मूला बार में शो होना शुरू हो जाती है। अगर हम किसी सेल में फार्मूला लिखेंगे तो वो सेल के अंदर उस फार्मूला का रिजल्ट हमें बताएगा, जबकि इस फार्मूला बार में उस फार्मूला को हमें शो कराएगा कि हमने वो फार्मूला क्या लिखा है। अब छोटी सी मिसाल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इस जगह पे हमें फार्मूला नज़र आता है और इस जगह पे हमें सेल का रिजल्ट नज़र आता है। मिसाल के तौर पर हम वहाँ पे लिखते हैं 45 67, इस जगह पे हम इसको सम कर लेते हैं। अब देखें प्लस दिस। अब दोस्तों आपके सामने मैंने यहाँ पर हमने इज इक्वल लिखा है, उसके बाद हमने सेल में मौजूद वैल्यू नहीं लिखी। अब सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमारा हम नहीं उठाया, उसको सेल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको इंटर नहीं किया। हमने उस सेल का रेफरेंस दिया है प्लस उसके अंदर जो जमा करना था उसका रेफरेंस दिया है, उसके बाद हम इसको एंटर दबाया। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल के अंदर मौजूद वो हमें यहाँ पर फार्मूला नज़र नहीं आएगा, ना ही वो हमें फार्मूला शो, वो यहाँ पे हमें उस फार्मूला के रिजल्ट्स दिखाएगा। अब उस फार्मूला के रिजल्ट्स इस सेल में हमें शो करने, लेकिन जो फार्मूला है वो यहाँ पे फार्मूला बार में हमें नज़र आएगा। दूसरा सेल रेफरेंस यूज़ करना, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें सेल उससे हमारे जो सेल के अंदर मौजूद डाटा है वो हमें अगर चेंज भी करना पड़ता है तो वो दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि हमसे अगर गलती से कोई डाटा एंटर हो गया तो हम उसको अगर करेक्ट करेंगे, अब देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, करेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स चेंज कर देगा। जैसे 120 था पहले या जो भी रिज़ल्ट था पहले, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे अब चेंज किया है तो अब यहाँ नीचे उसके साथ ही रिज़ल्ट भी चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि इस सेल में हम जो कुछ भी लिखेंगे उससे हमारा लेना देना कोई नहीं। जब भी हम फार्मूलाज या डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसका सेल रेफरेंस ही लेते हैं। सेल रेफरेंस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम उसमें जब भी कोई वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली फार्मूला के ज़रिए उसको कैलकुलेट कर देगा। जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमने ये प्लस का फार्मूला लगाया, तो इसका मतलब ये है कि हम सेल से सेल को जोड़ते हैं, ना कि नंबर से नंबर को जोड़ते हैं। अगर सेल से सेल को जोड़ेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो भी वैल्यूज़ या डाटा हम एंटर करते हैं उसको जब भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट हमें दे देगा। अगर हम नंबर से नंबर को जोड़ेंगे तो वो इस तरह से हमें कैलकुलेशंस नहीं दे सकता। काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस फार्मूला बार में और सेल के अंदर सेल में जो लिखा हुआ है उसमें क्या फ़र्क है। अब दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब भी हम किसी सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो उस सेल में वो उस फार्मूले का रिज़ल्ट हमें शो करता है, जबकि इस बार में हमें वो उस सेल के अंदर जो लगा हुआ फार्मूला है वो शो करेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप इसको हम मज़ीद जो फार्मूलाज वगैरह या जो भी कैलकुलेशंस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप किसी सेल की विड्थ और लेंथ बड़ी या छोटी करनी चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम या सेल को आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एक को ड्रैग कर सकते हैं, ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसी तरह आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप रॉ से सिलेक्ट करेंगे तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको सबको इकट्ठा या 2-3 को सिर्फ करना चाहते हैं तो जितने आप सिलेक्ट कर लेंगे उतनों की विड्थ वो एक साथ एक साइज बढ़ा देगा, जितनों की इसकी अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जितने सिलेक्ट करेंगे उतनी को वो
उसका चेंज कर देगा। सेल का साइज़ अगर 1 एक की करना चाहते हैं तो एक की ड्रैग करके कर लें, सब की करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से आप अगर करके तो सेलेक्ट ऑल करके सब कर लेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ जूम लेवल नज़र आ रहा है, इसको आप चाहते आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा व्यू और वाज़ेह होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कुछ डाटा एंटर करें जिससे आसानी से हम समझ सकेंगे कि इससे क्या तब्दीलियाँ वाज़ेह हो रही हैं। तो ये जूम साइज़ है, इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से जितना आपको फिजिबल लगे छोटा कर सकते हैं अगर आपको डाटा एक स्क्रीन पे नज़र पूरा नहीं आ रहा। इस तरह ये पेज लेआउट के ऑप्शंस यहाँ पर मैनुअल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शीट्स दी हुई हैं, ये एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट, मतलब जहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं इस पूरे एक्सेल के एक शीट जो हमें दी गई है इसको हम वर्कशीट बुलाते हैं। इस वर्कशीट पे मुख्तलिफ अगर आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे काम करना है, हमने कुछ शीट हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए लेकिन होनी एक्सेल पे चाहिए, तो इससे हम उसको एक और शीट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो सकती है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे इंसर्ट है, एक और इंसर्ट के लिए एक शीट या वर्कशीट आप इंसर्ट करना चाहते हैं नहीं तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। ये डिलीट के लिए है, ये वर्कशीट आप डिलीट करना चाहते हैं। रीनेम के लिए है, मूव और कॉपी के लिए, मतलब मूव और कॉपी से मुराद ये है कि आपने जो ये एक शीट बनाई है या इस पे जो भी काम किया है इसी तरह की एक और कॉपी आप बनाना चाहते हैं या इसको इस जगह से आगे या पीछे कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये मूव और कॉपी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डाटा आपने इस तरह का इंटर किया है, आप चाहते हैं कि इसी तरह की शीट की एक और इसी फॉर्मेट की कॉपी मैं और लेना चाहता हूँ, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे। आपने जो शीट की कॉपी आप करना चाहते हैं उस शीट पे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी, उसके बाद ओके कर देंगे, ये आपकी कॉपी ले जाएगी। इसको आप इधर उधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो इधर से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मैनुअल भी ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आगे व्यू कोड है, ये शीट। इसके बाद टैब का कलर है, इस कलर में आप मुख्तलिफ अपने चाहते हैं कि इस टैब पे मुझे ये कलर नज़र आना चाहिए, इस टैब पे ये कलर नज़र आना चाहिए, तो ये कलर्स हैं। ये बहुत आसान और सिंपल ऑप्शंस हैं, ये इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ये हाइड के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये तमाम शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद ये बज़ाहिर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो जो इंटरफेस हमें एक्सेल का नज़र आ रहा है वो इसी तरह से है। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे इन मेन्यूज़ को, जो इन मेन्यूज़ में ऑप्शन है कि किस तरह से इन मेन्यूज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस सेल के ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करेंगे तो हमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जैसे ये बेसिक ऑप्शंस है, इनमें से एक फ़िल्टर का ऑप्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। इसी तरह इंसर्ट कमेंट्स का है, फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन है जो कि बड़ा अच्छा मतलब डिस्कस करने वाला है, जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसी तरह ये एक हाइपर लिंक का ऑप्शन है जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सेल का। तो ये सारी चीज़ें हम मेन्यू से स्टार्ट करेंगे कि हम अब मेन्यू के हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम पहला मेन्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सारे मेन्यू को वन बाय वन हम देखते जाएंगे, उनके ऑप्शंस डिस्कस करते जाएंगे, उनके काम के उनसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उनसे क्या तब्दीलियाँ आती हैं, या हम उनसे डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या हम अपना डाटा कैसे उनसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मेन्यूज़ की। मेन्यूज़ में अगर हम देखें तो जहाँ हमें ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ मेन्यूज़ ऐसे हैं जो इनके अलावा भी हैं। जो हम किसी बटन को या किसी सेल को या रॉ को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो कुछ मेन्यूज़ हमें दिखाई देते हैं। उनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इन बटन्स के साथ जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो शॉर्टकट के तौर पर उन मेन्यूज़ में ऐड कर दिए जाते हैं। जब हम डिटेल से ये होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और ये पढ़ लेंगे तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हम उनको पहले पढ़ लेते हैं तो इनमें से कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हमें समझ आ जाएंगे। इसी तरह राइट लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे अगर आप देखें तो एक बटन आपको नज़र आ रहा है ऑफिस बटन के नाम से,
जाना जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कोई मेन्यू आपको नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले आप देखें तो बहुत सारी फाइलें नज़र आ रही हैं। इसी तरह रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये हेडर है इस सारी फाइल्स का। रीसेंट डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आप अगर एक्सेल पर पहले से कुछ काम कर रहे हैं, फाइलें खोली हैं, क्लोज़ की हैं, तो यहाँ पर वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, बजाय इसके कि आप माई कंप्यूटर में जाएं, फोल्डर्स में जाएं और उन फाइल्स को दोबारा एक्सेस करें। तो जैसे ही आप एक्सेल खोलेंगे तो रीसेंट फाइल्स के नाम से वो आपको एक पूरा लिस्ट दे देगा कि ये आपकी फाइलें टाइम के हिसाब से रिसेंटली खोली हैं। अगर इनमें से आपको फ़ाइल खोलना चाहते हो तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। अभी आप थोड़ा लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर्स एंड इनमें से 4-5 पहले ऑप्शंस जो बिगनर्स के लिए जानना ज़रूरी हैं, हम उनको एलाबरेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब ये है कि आप पहले किसी एक्सेल की फ़ाइल पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई और एक साथ फाइल मैं खोल लूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल नई खुल जाएगी। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये लेफ़्ट साइड पे टेम्पलेट्स हैं और फीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कह रहा है कि ब्लैंक आप वर्कबुक चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट करेंगे तो वो एक और वर्कबुक आपको दे देगा। ये देखिए, ये 2 वर्कबुक हैं आपके पास, एक ये वाली है और एक इसके नीचे मौजूद है, ये देखिए। तो ये आप उसके साथ एक नई वर्कबुक खोलना चाहते हैं तो वो आपको शो करा देगा। इसके बाद वाला ऑप्शन है आपके पास ओपन के लिए। तो ओपन में आप जाएंगे तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन वाले बटन को यूज़ करने का मतलब ये है कि आपकी हार्ड डिस्क पर अगर कोई फ़ाइल मौजूद है जिसको आप इसके साथ ओपन करना चाहते हैं, जहाँ पे पहले ही आप काम कर रहे हैं, या आप एक्सेल को खोलने के बाद डायरेक्ट फ़ाइल को असेस नहीं करते, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी हार्ड डिस्क में मौजूद किसी भी फ़ाइल को जहाँ भी वो पड़ी है उसको असेस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है मेरा, जैसे ये सैम्पल हम कर लेते हैं। ये देखें, ये कुछ फ़ाइल खुल गई है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें नज़र आ रहा है सेव। मतलब सेव एक बड़ी आसान इस्तिलाह है, हर कोई जानता है कि कोई भी डाटा जिस पर आप काम करते हैं उसको सेव करना चाहते हैं। अब इसके क्लिक करेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें लेफ़्ट साइड पे आपके वो लोकेशन मांगता है कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है। इसी तरह ऊपर इसकी डायरेक्टरी शो हो रही होती है, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर उसका फॉर्मेट है, ये इसको हम कल मतलब मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप सेव का बटन दबाएंगे तो वो फ़ाइल उसी नाम से उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी जहाँ पर आपको सेव करनी है। इसके बाद है सेव एज़ का ऑप्शन। ये कुछ समझने की चीज़ भी है, कुछ फ़ायदे की चीज़ भी है, इसको हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। सेव एज़ का मतलब है कि एक ही जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं उसी फाइल को आप किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फॉर्मेट से अगर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए यह है कि अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने कुछ यहाँ पे लिखा है और हम इस फाइल को सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से, बुक2 के नाम से ही सेव कर देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम इसमें मज़ीद कुछ काम, मतलब ये हमारा डाटा भी रहे लेकिन हम इस पर मज़ीद कुछ काम करें, तो वो हमें एक और अलग फ़ाइल में नज़र आना चाहिए। तो फिर हम जब इसको काम करेंगे तो हम इसको सेव एज़ करके वही उसका थोड़ा नाम चेंज करके उसी फाइल को फिर सेव कर सकते हैं। या इसके अलावा सेव एज़ से हम इसको किसी और फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है, माइंडली वर्कबुक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये फ़ायदा है कि हम इसको PDF के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं या किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं जो हमारे लिए किसी मखसूस की बाज़-औक़ात होता है। ऐसे है कि किसी सॉफ्टवेयर में कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो एक्सेल या .एक्सेल वाली फाइलें नहीं लेता, हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, तो सेव एज़ के ज़रिए हम उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन या प्रिंट का ऑप्शन। मतलब हम किसी पेज पर काम कर रहे हैं और हमने उसका प्रिंट लेना है,
तो उसके लिए अगर तो एक तो शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल पी से हम उसका प्रिंट लग सकते हैं। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट प्रिंट हमें शॉर्टकट की का नहीं पता तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। इसको पेज लेआउट वाले मेन्यू के साथ, ये पेज लेआउट के साथ हम प्रिंट के सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। इसमें प्रिंटर का नाम आ रहा है, उसके बाद इसमें प्रिंट रेंज आ रही है, कौन से पेज से कौन से पेज तक आपने लेना है, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका पेज साइज़ है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे आगे प्रिपेयर है या प्रिंट के बाद इससे आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिगिनर्स या एडवांस लेवल तक कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमें इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम काम करने के लिहाज से इतने ऑप्शंस हमारे लिए काफ़ी हैं। नीचे आपको एग्जैक्ट एक्सेल की नज़र आ रही है, अगर आप रेड क्लिक, यहाँ रेड बटन है जो एक्सेल को क्लोज़ करने का, वहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेल क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद एक्सेल के अपने ऑप्शंस हैं, वो अपनी मर्ज़ी की सेटिंग आप एक्सेल पे कैसे कर सकते हैं वो यहाँ से की जा सकती है। जैसे हमने ये ओपन किया है तो यहाँ पे हमें ये शो हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट लेफ़्ट साइड पे पूरी लिस्ट है। इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बिगिनर्स मतलब इनिशियल लेवल की तरफ ही रहेंगे। इसके बाद इस ABC में किसी एक को हम चूज़ करते हैं, तो इस तरह हम एक कॉलम को जो है चूज़ कर रहे हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको हम जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिनका मुख्तलिफ इस्तेमाल है। इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे ड्रॉ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन है। आप कॉलम पर क्लिक करते हैं तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। इसी तरह आप यहाँ पर सिंगल सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन है। मतलब फॉर्मेट सेल्स का जो ऑप्शन है इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कॉमन आ रहा है सबके साथ, रॉ में भी, कॉलम में भी, सेल्स में भी। अभी हम सिर्फ सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू सामने नज़र आता है। पहला कट है जिन लोगों ने वर्ड एक्सेल या जो लोग इनिशियली चला सकते हैं मोबाइल या कोई भी डिवाइस डिजिटल या कहीं भी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत काम या वर्ड पे कोई काम किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन कोई नया नहीं है। कट का मतलब आप एक टेक्स्ट ऐसा है, कट और कॉपी में फ़र्क ये होता है कि आप एक जगह से जब कट कर लेते हैं तो वो उसके पीछे बैकअप नहीं रहता, जब कॉपी कर लेते हैं तो वो बैकअप ही रहता है और वो हमारे पास आगे ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इस तरह इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट का मतलब ये है कि आप कुछ भी मतलब जब इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट दबाएंगे तो वो एक और कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है या जहाँ पे भी हम कॉलम को ऐड हम चाहते हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सारा यहाँ पे डाटा हमारे पास मौजूद है इस तरह से इन सारे कॉलम्स में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और कॉलम ऐड होना चाहिए, तो हम अगर जिस जगह पे भी क्लिक करेंगे तो वो उसके लेफ़्ट पे कॉलम ऐड कर देगा। इसी तरह अब इंसर्ट का अगर आप एक सेल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने सेल शिफ्ट करना है, राइट करना है, डाउन करना है, या पूरा कॉलम ऐड करना है, या पूरा रो ऐड करना है। लेकिन जब आप कॉलम पर क्लिक करेंगे या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या ऐड करना है, वो डायरेक्टली आपको कॉलम ऐड कर देगा। इसी तरह ये डिलीट का बटन भी काम करता है कि आप अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट कर देगा, और अगर आप रो मतलब सिर्फ सेल को क्लिक करके डिलीट का वो दबाएंगे तो वो आपसे डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा सेल आपने डिलीट करना है, आप पूरा रॉ डिलीट करना चाहते हैं या पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। इसी तरह से रॉ के साथ है, यही सारे ऑप्शंस रॉ के साथ हैं। रॉ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कंटेंट का मतलब यह है कि इस पूरी रॉ में जितना भी डाटा मौजूद है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। अगर हम रॉ को सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे क्लियर कंटेंट तो ये उस रॉ में मौजूद सारे डाटा को क्लियर कर देगा। इस तरह अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करके क्लियर कंटेंट करते हैं तो वो उस कॉलम में मौजूद सारा डाटा इरेज कर देगा।
इसके बाद रॉ हाइट है जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। हाइड अनहाइड का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि कुछ रॉज 2-3 मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ जिसमें टेम्परेरी वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसको फाइनल शीट को देखूँ तो वो मुझे नज़र ना आए, तो उसके लिए हाइड का ऑप्शन होता है। मतलब मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करके आप इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो रॉ की नंबरिंग आ रही है वो आपको 1 2 3 4 5 के बाद 6 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 हाइड हो गया, इसके बाद 7 8 9 10। तो अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो आप ये 2-3 रॉज को सिलेक्ट करें, यहाँ पर लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनहाइड का बटन दबाएंगे तो वो आपको रॉ नज़र आ जाएगी। इसी तरह से कॉलम के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। अगर आप कॉलम को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, हाइड एंड हाइड का कॉलम विथ का ऑप्शन है, का हाइड एंड हाइड का ऑप्शन है। इसके बाद फॉर्मेट सेल्स का जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। कॉलम विथ का मतलब ये है कि आप उसकी लंबाई चौड़ाई इधर उधर बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कॉलम विथ हमारे पास आ रही है 143, इसको आप कर देते हैं 10 करके ओके करेंगे तो ये कॉलम बढ़ जाएगा पहले से। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें और राइट लेफ़्ट क्लिक करके इसको कम ज़्यादा कर सकते। आप चाहते हैं कि इन सब की ज़्यादा कम होनी चाहिए तो ये सब की कम ज़्यादा सबको सिलेक्ट करें और सबकी सेम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास रॉ का भी हमने, अब हम डिस्कस करते हैं आगे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन। फॉर्मेट सेल्स में हम कौन कौन से ऑप्शंस को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी कॉलम, किसी रॉ या किसी भी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें सबका कॉमन एक ऑप्शन नज़र आता है फॉर्मेट सेल्स के नाम से। जब हम फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ मेन्यू, इस तरह का कुछ हमें नज़र आता है डायलॉग बॉक्स। मेन्यू तो क्या, डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक बात मैं वाज़े करता जाऊं कि जब हम फॉर्मेट सेल्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ सेल को फॉर्मेट करने के हिसाब से, सेल को डिज़ाइन करने के हिसाब से या सेल के अंदर मौजूद जो भी हमारे पास डाटा है उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट उसकी सेटिंग करने के लिए हम ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं कि हम अपने सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसमें जो डाटा है उसको कैसे फीड कर सकते हैं या उसका रिज़ल्ट कैसे आना चाहिए या वो कैसे दिखना चाहिए। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें कुछ मेन्यू की तरह से कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिनको देखकर पहले ही हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस लिए होंगे। जिन्होंने लोगों ने पहले कुछ वर्ड पे काम किया हुआ है उनके लिए तो ये चीज़ें नई नहीं हैं। उसी तरह के मेन्यू में कुछ एडिशन किया गया है सेल के हिसाब से, एक्सेल के हिसाब से। तो अगर हम पहले वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला टैब है नंबर। मतलब ये है कि हम सेल में मौजूद डेटे को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मतलब उस सेल में हमें जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। मतलब हम उनको जर्नल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनमें नंबर ऐड कर सकते हैं या करना चाहते हैं, या हम उसमें जो भी फिगर ऐड करें वो करेंसी की सूरत इख्तियार कर जाए। इसी तरह उसमें सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम उसमें डेट के अलावा या डेट फॉर्मेट के लिए उसको यूज़ कर लें, टाइम फॉर्मेट के लिए यूज़ कर लें, या जो भी डाटा हम एंटर करें वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली उसकी निकाल दे, या उसके साथ परसेंटेज साइन शो करे, करेंसी साइन शो करे, या बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए उस टेक्स्ट। उस सेल में हम जो कुछ भी लिखेंगे उसमें सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए। तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन को मज़ीद अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम यहाँ पर कुछ डाटा लिख लेते हैं ताकि हम जो भी ऑप्शन यूज़ करें उसके लिए हमें समझ आ जाए उन चीज़ों की। जैसे ये रॉ डाटा मैं एंटर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें जो कैटेगरी नज़र आ रही है
नंबर्स के अंदर, वो है जनरल की। जनरल का मतलब ये है कि आप कोई भी किसी किस्म की फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं कर रहे। जैसे ये सिंपल सा आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी तरह से नज़र आएगा, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं है। दूसरे नंबर पर मौजूद है नंबर। तो जब आप नंबर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये डेसिमल पॉइंट पे चला जाता है। डेसिमल पॉइंट का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें रुपए वगैरह लिखने की भी ज़रूरत होती है, तो रुपए के साथ पैसे भी लिखने होते हैं, तो वो डेसिमल पॉइंट इसमें शो कर देता है। डेसिमल पॉइंट्स को अगर आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज़ का ऑप्शन है और यहाँ पर इंक्रीज़ का ऑप्शन है। आप डिक्रीज़ पे क्लिक करें तो ये नंबर डेसिमल पॉइंट्स कम हो जाएंगे। अगर आप इंक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको मज़ीद कोई फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू दोबारा खुल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारे पास करेंसी का। अगर आप करेंसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो करेंसी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो भी आपकी अमाउंट है उसके साथ करेंसी का साइन ज़ाहिर कर देगा। तो इस करेंसी के साइन को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें सिंबल के ऊपर तो यहाँ पर बहुत सारे करेंसी साइन आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपना करेंसी साइन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, करेंसी का साइन वो ऑटोमेटिकली अपने आप दे देगा। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम रुपए लिख दें, क्योंकि चलें कोई भी हम डॉलर ही रहने देते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पे अगर हम ज़ीरो भी लिखते हैं तो वो ज़ीरो के साथ डॉलर ऐड कर देगा। मतलब ये है कि इस सेल में हमें जो भी अमाउंट एंटर करेंगे उसके साथ वो करेंसी का साइन ऐड कर देगा। इसके बाद अकाउंटिंग का ऑप्शन है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डेट। मिसाल के तौर पे अगर हम इस सेल को क्लिक करते हैं डेट पे तो ये इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेल अब इसको डेट ही मानेगा। अब हम यहाँ पे कोई भी फिगर ऐड करेंगे तो वो उसको डेट के तौर पर ही लेके जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टाइम का। इसी तरह से अगर हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसको टाइम ही मानेगा। एक्सेल अब इसको आगे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसको टाइम ही मानेगा। इसमें हम जो भी एंट्री करते हैं या जो भी फिगर देना चाहेंगे वो इसको टाइम में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेल इस सेल को बतौर टाइम यूटिलाइज करेगा। उसमें हम जो भी एंट्री करेंगे वो उसको टाइम में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारे पास परसेंटेज का। तो परसेंटेज में अगर आप देखें तो हम इसको क्लिक करते हैं तो वो परसेंटेज पे ले आएगा। अब अगर परसेंटेज पे आ जाते हैं आप, अब एक्सेल इस वाले सेल को परसेंटेज के तौर पर ही लेगा। मिसाल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। अगर हम 10 का 24 का 10% निकालना चाहते हैं तो अब बहुत ही आसान है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब वो 24 का 10% हमें निकाल देगा 2.4। मतलब ये है कि उसको 100 से हमें 100 से ज़रब देने की या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेल को परसेंटेज के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिसका आप उतने % निकालना चाहते हैं उस सेल का रेफरेंस पुट करें तो वो उसका परसेंटेज शो कर देगा। आगे हम चलते हैं। तो परसेंटेज के बाद हमारे पास है फ्रैक्शन का ऑप्शन है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से डिजिट दे सकते हैं। इसी तरह साइंटिफिक का ऑप्शन है। डेसिमल प्लेसेस हैं कि कितने तक एक्सटेंड होनी चाहिए, कितने तक नहीं। टेक्स्ट का ऑप्शन है। जब आप टेक्स्ट के ऑप्शन को ये टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एक सेल के लिए तो वो सेल या एक्सेल उस सेल को बतौर टेक्स्ट लेगा कि उसमें कोई भी फार्मूलेशन नहीं हो सकती। जो कुछ भी आप एंटर करेंगे या उस सेल में डाटा एंटर करेंगे वो उसको बतौर टेक्स्ट लेगा। इसी तरह से स्पेशल है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि ज़िप कोड इतने नंबर का होना चाहिए, फ़ोन नंबर। अगर आप ज़िप कोड के क्लिक करते हैं तो वो इस तरह का फॉर्मेट, जहाँ पे जो सैम्पल नज़र आ रहा है इस तरह का फॉर्मेट हमें दिखाएगा। देखिए इस तरह का फॉर्मेट हमें दिखाएगा। फिर वो
एक्सेल इस सेल को इसी फॉर्मेट में ही शो करेगा। हम जो भी डाटा एंटर करेंगे वो इसी फॉर्मेट में हमें दिखाएगा। इसके बाद है कस्टम। अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से कोई एक फॉर्मेट जो हम चाहते हैं कि हम इस तरह का फॉर्मेट इस सेल में चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। वो इसी तरह का फॉर्मेट आपको उस सेल में नज़र आएगा या एक्सेल उसी को इसी फॉर्मेट में रीड करेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। दोस्तों अलाइनमेंट में हमारे पास टेक्स्ट सेल की अलाइनमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि सेल में हमने क्या क्या अलाइन करना है या इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अलाइनमेंट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी दोस्तों मौजूद है। इस मेन्यू बार में भी अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो मेन्यू में मौजूद हैं, जो शॉर्टकट ऑप्शंस जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पर मेन्यू के अलाइनमेंट का ऑप्शंस पूरा दिया गया है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ उस अलाइनमेंट के बटन्स मौजूद हैं। वहाँ पर बाय नेम हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मेन्यू में हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट के बटन मौजूद हैं, देखें। इसी तरह से वर्टिकल मतलब ये सारे टेक्स्ट अलाइनमेंट हैं। इंडेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कितना गैप होना चाहिए फिगर्स के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल की बात करें तो ये हमारे पास टेक्स्ट कंट्रोल के बटन मौजूद हैं। इसी तरह से ये इंडेंट की बात करें तो ये हमारे पास इंडेंट के बटन मौजूद हैं। इसी तरह से हम अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन के बटन मौजूद हैं। हम इन्हीं बटन्स के थ्रू अलाइनमेंट के टैब को अब पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस सेल को ले लेते हैं बतौर अगर आप अब यहाँ पर अलाइनमेंट हमें दी गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आसानी से हमें समझ आए। हम ये चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट की दो अलाइनमेंट साइड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल की सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से आएगा और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन के हिसाब से आएगा। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन सेंटर में होनी चाहिए तो यहाँ सेंटर सेलेक्ट करें, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये फिगर सेल की भी सेंटर में होनी चाहिए तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये ऊपर होना चाहिए तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यह इस सेल में मौजूद जो टेक्स्ट है वो आप हमारे लेफ़्ट साइड पे चाहिए या राइट साइड पे चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके राइट साइड पे, या बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ जाता है। ये ऑप्शन आप जितने सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे उतने सेल्स के लिए आप इसको यूटिलाइज, जैसे हम इसको सेंटर कर देते हैं सबको, ये सबको सेंटर, मतलब जितने सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे उतने सेल्स में वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और हम चाहते हैं कि हम इसको ले लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ नहीं आएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम इन आपको जो ये नज़र आ रहे हैं डायरेक्शंस, इनमें से कोई एक डायरेक्शन हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो जाए, तो इनमें से कोई एक आप क्लिक करते हैं तो वो उस तरह से शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसी तरह हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ये इस तरह से हमें दिखना चाहिए तो वो इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंडेंट है, टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि हम किस तरफ से टेक्स्ट को, यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन हम राइट टू लेफ़्ट टाइप करना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट, उसको लेफ़्ट टू राइट टाइप करना चाहते हैं। अभी ये कॉन्टेक्स्ट के दौरान है। इसके बाद हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको हम करेंगे तो हम 2 या 3 या इस वो जो भी आपका सेल में डाटा होगा उसको उसमें एडजस्ट कर देगा, उसमें उस सेल से बाहर नहीं जाने देगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्पेस थोड़ी है और हम यहाँ पे स्पेस थोड़ी है, रैप टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास उसको एडजस्ट कर देगा। या जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, अगर हम रैप टेक्स्ट पे ऐड करेंगे तो वो उसी सेल को अपने तौर पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा एक ही सेल के अंदर,
उसको आगे उसकी विड्थ नहीं बढ़ाएगा, उसकी लेंथ बढ़ाकर उस टेक्स्ट को आपको शो करा देगा। इसी बात मर्ज एंड सेंटर है, आप चाहते हैं कि ये दो सेल्स में, मतलब यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं और यहाँ पर हम सिर्फ एक लिखना चाहते हैं टोटल, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों के बराबर हमें शो हो, तो हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो इसको एक ही सेल में कन्वर्ट कर देगा, वो एक ही सेल में इकट्ठा कर देगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये सेंटर में हो जाए तो यहाँ सेल की डायरेक्शन में से, अलाइनमेंट में से इसको सेंटर में कर लें और इसकी चेंज कर सकते हैं जैसे मर्जी। फॉर्मेट सेल्स के मेन्यू में तीसरा टैब हमारे पास फ़ॉन्ट का है। तो दोस्तों फ़ॉन्ट अगर आप यहाँ पर क्लिक करें हम, तो फ़ॉन्ट में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फ़ॉन्ट का एक टैब बना हुआ है होम मेन्यू में। यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट की सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट सेल्स के तीसरे टैब को हम यहीं से इन जो हमारे पास इन यहाँ पर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो बटन्स के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम वहीं से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये वाला सेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपने काम करने के लिए कि फ़ॉन्ट के में मौजूद जो बटन्स हैं उनसे क्या क्या तब्दीलियाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहला है फ़ॉन्ट का, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है फ़ॉन्ट वाली। अगर किसी ने कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करता है और उसको इन चीज़ों का पता ना हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोग जिनको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उनके लिए बता देता हूँ। ये सबसे पहले फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से दिखना चाहिए या आपके सेल में मौजूद डाटा जो है वो किस स्टाइल में लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए फ़ॉन्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ये देखें उसमें तब्दीली आ रही है, वो उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा जैसे ये है। इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारे पास साइज़ का, फ़ॉन्ट साइज़ का। तो हम चाहते हैं कि ये हमें बड़ा नज़र आना चाहिए, आप इसको क्लिक करते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, जितना आप चाहते हैं कि ये हमारे लिए फिजिबल है उसमें से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम 16 सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको उसी साइज़ में ले आ जाएगा। इस पर इसके आगे बटन मौजूद है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का। मतलब ये चाहते हैं कि हम उसमें जाए बगैर इसको छोटा और बड़ा कर लें, तो यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे जितनी बार उतनी बार वो उसका फ़ॉन्ट बढ़ाता जाएगा, जितनी बार क्लिक करेंगे वो कम करता जाएगा। ये बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसमें ये आपका टेक्स्ट बोल्ड कर देगा, ये उसको अटैलिक कर देगा, वापस भी जा सकता है। आप चाहते हैं कि इसमें से ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइन होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, बाकी वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसमें डबल अंडरलाइन वाला भी ऑप्शन है, अगर आप ये क्लिक करते हैं तो वो उसको डबल अंडरलाइन कर देगा जैसे ये नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं समझने वाली हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर का मतलब है ये है कि जो भी आप सेल या सेल्स एक या एक से ज़्यादा सेल जितने भी सिलेक्ट करेंगे उसके बॉटम में सिर्फ बॉर्डर दे देगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये वाले सारे सेलेक्ट किए हैं, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस सारे के बॉटम में वो यहाँ पर लाइन दे देगा एक। अगर आप ये चाहते हैं इसी तरह हम ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर में इधर उधर कोई लाइन नहीं देगा, यानी कि एक सेल अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो उस एक सेल के नीचे बॉर्डर दे देगा नीचे वाली लाइन में, जैसे बॉटम बॉर्डर के ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ज़्यादा एक से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो उन सब के बॉटम जो बन होगा वहाँ पे। इसी तरह ये टॉप बॉर्डर है, एक या एक से ज़्यादा सेल जितने भी सिलेक्ट करेंगे उनके टॉप वाली साइड पे एक लाइन ये दे देगा जैसे ये देखें। और इधर सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में हमें कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। ये हमने बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर बॉटम आ गया, ये हमने टॉप बॉर्डर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर टॉप बॉर्डर आ गया। इसी तरह से आगे वाला ऑप्शन है लेफ़्ट बॉर्डर। तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट वाली साइड पे बॉर्डर आ जाएगी। जैसे हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था तो उसने एक सेल के लेफ़्ट पे आपको बॉर्डर शो करा दिया। अगर हम ये सारे सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो वो इन सब के लेफ़्ट बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह इसमें जो ऑप्शन है राइट बॉर्डर का, नो बॉर्डर का, ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं तो वो जितने भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं
और ऑल बॉर्डर्स का साइन सेलेक्ट करते हैं, तो इसके चारों साइडों पे जो भी हमने सिलेक्शन किया है वो सारे किस बॉर्डर्स दे देगा। इसी तरह अगर हमने ये सारा सेलेक्ट कर लिया है और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो वो इसमें सारे ऑल बॉर्डर्स लगा देगा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है आउटसाइड बॉर्डर्स, थिक बॉर्डर्स, बॉटम डबल बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स, मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ये बेसिक समझने के बाद ज़रूरी। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ बॉर्डर्स का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक पेन सा हमें नज़र आ रहा है, ये पेन सा हमें एक नज़र आ रहा है। इस पेन से हम जहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक बॉर्डर लगा दिया, अब हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर लगा दें, तो इस पेन के ज़रिए से आप मैनुअली अपना बॉर्डर ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये भी सिलेक्ट कर लूँ, तो इसमें आप जो मैनुअल बॉर्डर्स है, अब मैं यह चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से आप मैनुअल बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। मोर बॉर्डर्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर, ये देखें, ये मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन है। इसमें आप लाइनें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे आ जाएगा ये वाली लाइन। मतलब लाइंस के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं ये वाला कलर होना चाहिए, तो ये जो भी बॉर्डर आप लगाएंगे वो उसी कलर का लग जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, आप सेंटर में क्रॉस करना चाहते हैं क्रॉस करते हैं, सेंटर में स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, वर्टिकल, क्योंकि ये हमने ये स्ट्रेट और वर्टिकल इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि हमने एक सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो वो सेंटर लाइनें भी फिल कर देगा। बॉर्डर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट में कलर्स का। जैसे यहाँ पर हमारे पास कलर्स आ रहे हैं, इस पे दो तरह के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ए लिखा हुआ है और एक यहाँ पर बकेट सी बनी है, बास्केट सी। तो ये है हमारे पास सेल का कलर या शीट का कलर, और ये है हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस डब्बे पर क्लिक करते हैं तो ये येलो कलर ने उस बॉक्स को फिल कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें बॉक्स का कलर ये नहीं चाहिए। इसमें से कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मोर कलर्स के लिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं जी, मैं यहाँ पर मैं अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इस फ़ॉन्ट के कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, उनको चेंज कर लें। अगर आप इनमें से भी सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर और कलर्स हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे तो और भी कलर्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक उसका बॉर्डर्स का भी हमने डिस्कस कर लिया, फ़ॉन्ट के हवाले से हमारे पास जो भी था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे क्लिक करते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, फिल का ऑप्शन। फिल का ऑप्शन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिल में ये वाली बास्केट के थ्रू ही आप इसमें, अब एक और बात वाज़े करता जाऊं कि फिल वाले ऑप्शन में आप चाहते हैं कि मैं फिर एक दफ़ा वाज़े कर दूं कि ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे काम सिर्फ उसी जगह पर होंगे जौन से सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक सेल पे अप्लाई होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने कलर सेलेक्ट किया, अगर आप एक या एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उतने सेल्स पर सेलेक्ट होंगी। अगर आप जितने सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे या जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जो फॉर्मेटिंग, जो कैलकुलेशन, जो फार्मूलाज आप लगाएंगे वो सिर्फ उन्हीं सेल्स पर अप्लाई होंगे, उसके अलावा किसी पर अप्लाई नहीं होंगे। तो फॉर्मेट सेल्स के लिए जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुला था उसमें जो ऑप्शंस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अब मेन्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेन्यू को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले होम मेन्यू है,
होम मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नज़र आता है आपको। पेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपने कॉपी की है और उसको पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी करें इसको, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर दें तो इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कट का, यहाँ पर जो ये सीजर सा बना हुआ है, कट का मतलब ये होता है। कट और कॉपी में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ कट करते हैं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा सेल उठा के वहाँ पर ले आएगा। पीछे आप देखें यहाँ पर ब्लैंक चीज़ बच गई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो फॉर्मेटिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, तो यहाँ पर वो ओरिजिनल उसका वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन उसकी कॉपी उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देगा, जबकि कट में ऐसा नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रश सा नज़र आ रहा है आपको, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर अगर क्लिक करें आपको तो ये ऑप्शंस भी कुछ खुल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट इसका फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि यहाँ इस सेल में या किसी भी सेल में जो फॉर्मेशन आपने की हुई है, जैसे यहाँ पर ये 3 किस्म की फॉर्मेशन मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि ये सेम फॉर्मेशन या सेम डिज़ाइन या ये सेम हमने किया हो, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, ये उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, और जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज़ यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। इस बटन का फ़ायदा ये है कि आपको हर रो, हर कॉलम की अलग अलग से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें और फॉर्मेट कॉपी करें, और जहाँ पर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर दें। इसके बाद फ़ॉन्ट का हमने पढ़ लिया, अलाइनमेंट का हमने पढ़ लिया, नंबर्स का हमने पढ़ लिया, परसेंटेज कॉमा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और मौजूद हैं, जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी है, फॉर्मेट एज टेबल पढ़ा है, सेल स्टाइल्स हैं, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। इन चीज़ों को अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे ये बटन मौजूद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अभी पढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपने एक बड़े डाटाबेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रहती है हाईलाइट सेल्स रूल। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जब आपके पास डाटाबेस बहुत बड़ा मौजूद है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेट आकर कैसे काम करती है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आप सेट कर देते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने डाटाबेस को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला सबसे नज़र आ रहा है ग्रेटर दैन। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन अपनी वैल्यू पुट करनी है कि हमें 20 से ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं या जितने भी नंबर्स हैं वो इस पूरे रो में हमें शो करने चाहिए, या 50 के ऊपर। तो जब हम ओके करेंगे तो इस डाटाबेस में मौजूद 50 में ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब अगर हम किसी में चेंज करते हैं और यहाँ पर 60 लिख देते हैं तो वो इसको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू के बराबर, मतलब यहाँ पर हम रूल सेट कर देते हैं कि 20 के बराबर जितने भी या 23 के बराबर जितने भी वर्ड्स नंबर्स हैं वो हमें शो होना चाहिए। तो ये डाटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिप्रेजेंट करेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक बड़ा डाटाबेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप एक्सेल पर कोई भी बड़ा डाटाबेस बनाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपको यूज़ करना होगा। इसमें अपनी मर्ज़ी से रूल सेट कर दिए जाते हैं। जब आप सेल्स में डाटा एंटर करते हैं तो वो उसी रूल्स के हिसाब से उनको शो करता है। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट टेबल। बहुत सारे डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हम अगर कोई एक सिलेक्ट कर ले, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इतना टेबल होना चाहिए और उसका ऑटोमेटेड डिज़ाइन हमें चाहिए, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज ओके कर देंगे, यहाँ पर हमारा कॉलम आ जाएगा और वो डिज़ाइन शो कर देगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख दें A, B, C, D और E। अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन के तौर पर नज़र आ रही हैं। इनमें से हम हेडर व्यू ख़त्म हो जाएगा
बैंडेड रॉज ख़त्म हो जाएंगी। लास्ट कॉलम शो करना चाहते हैं शो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम शो करना चाहते हैं शो हो जाएगा, बैंडेड कॉलम्स हो जाएंगे, उसके कलर्स हैं। इस यहाँ से हम उसका डिज़ाइन टेबल स्टाइल का चेंज कर सकते हैं। देखिए आप उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। अगर और चाहते हैं कोई, मतलब हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कोई डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, समरी दे सकते हैं। मतलब ये है कि होम पर मौजूद फॉर्मेट एज टेबल को में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो व्यू आपको कराता जाएगा। जैसे भी जितनी भी रोज़ और कॉलम का टेबल चाहते हैं, डिज़ाइन चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर ऑटोमेटेड कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको डिज़ाइन, मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ डाटा हमने एंटर करें और उसको टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सेल स्टाइल्स। इसीलिए यहाँ पर कुछ गुड बैड नेचुरल, मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये इस सेल को और इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं बैड। तो यहाँ पर जो भी डाटा एंटर होगा वो हमें शो करेगा ये बैड सेल है। मतलब सेल्स की फॉर्मेटिंग के हिसाब से, सेल्स के स्टाइल के हिसाब से, जैसे यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हम उसको बतौर हेडिंग ले रहे हैं या इस तरह से यहाँ पर मौजूद जो भी फॉर्मेटिंग हमें नज़र आ रही है, जैसे ये करेंसी है, परसेंटेज है, कॉमा है, वो उस सेल पे अप्लाई हो जाएगी। फिर हम उसके साथ कोई भी डाटा एंटर करेंगे तो वो उसके हिसाब से उसको शो करेगा। इसके बाद है इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट में सबसे पहले है इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आप उसको राइट कोई इंसर्ट सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ऊपर एक सेल एंटर करना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल में आएंगे। हम कहते हैं कि नहीं, शिफ्ट सेल डाउन या सेल राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उसको सेल को राइट में शिफ्ट कर देगा और वहाँ पर एक नया सेल दे देगा आपको यूज़ करने के लिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम इस यहाँ पर एक रो ऐड कर दें, जब क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हम शीट ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट शीट कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो एक शीट के अंदर पूरा का पूरा एक कॉलम ऐड कर देगा इंसर्ट के बटन में। हम इस तरह से, या इंसर्ट शीट करना चाहते हैं तो वो पूरी शीट, इसी तरह डिलीट का ऑप्शन काम करता है। इसी तरह फॉर्मेट का ऑप्शन काम करता है। फॉर्मेट में रॉ हाइट है, ऑटो फिट रॉ हाइट है, मतलब इस यहाँ से हम रॉ का, कॉलम का, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। इस तरह रीनेम शीट है, जो हम पहले ही शुरू में मैंने आपको सारे छोटे छोटे ऑप्शंस बता दिए। यहाँ पर फिर फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ सके हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज को ज़ाहिर है हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल हो और फार्मूलाज ना हो तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने ऑटोमेटेड फार्मूलाज दिए हैं, जैसे सम का लिखा है तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे तो वो सम कर देगा। फार्मूलाज के हम ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह फिल का है कि हम राइट पर क्या लिखना चाहते हैं, लेफ़्ट पर क्या लिखना। ये बड़ा मज़े का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर चाहते हैं, अगर हम फिल पे क्लिक करें हैं तो यहाँ पर मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 8 लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर हम एक सेल में डाटा एंटर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि डाउन में फिल हो जाए। तो ये यहाँ पर उसके नीचे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट या लेफ़्ट में हम इसको फिल करना चाहते हैं तो हम अप की तरफ लिख देते हैं या लेफ़्ट की तरफ लिख देते हैं, यहाँ लेफ़्ट पे भी वही आ जाएगा। अगर हम, जैसे हमने सीरियल नंबर लगाने होते हैं तो हम यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 1 रोज़, मतलब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को और चाहते हैं कि यहाँ पर हम सीरीज़ लगा दें, जैसे किसी टेबल में होती है, टैब 10 लिख देते हैं तो वो एक सीरीज़ लगा देता है इसके नीचे। ऐसे कोई सिलेक्ट करने के बाद तो ये सीरीज़ को कंटिन्यू करता है। मतलब जहाँ पर हमने सीरियल नंबर लगाना तो हम उन सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल के ऑप्शन में जाएंगे
तो वो उसको पूरी सीरियल एक लगा देगा। इसी के बाद क्लियर का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर ऑल का मतलब पूरा डेटा जितना आपके पास शीट पे पड़ा है वो सारा क्लियर ऑल हो जाएगा जो सिलेक्ट आपने किया हुआ है। या क्लियर फॉर्मेट्स करना चाहते हैं तो सिर्फ डाटा क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि डाटा मौजूद रहेगा और जितनी भी फॉर्मेशन है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ इसका फॉर्मेट उड़ा देगा जबकि डाटा आपका मौजूद रहेगा। इसके बाद सॉर्ट है, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को। सॉर्ट में आपके पास ऑप्शन है कि सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, पहला चाहिए। उसको कस्टम सॉर्ट भी आप लगा सकते हैं कि नहीं मुझे ये इवन या ऑड नंबर या ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये दोस्तों था पहला ऑप्शन, ये पहला मेन्यू जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सारा पहला मेन्यू जो है वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से है। सिर्फ एक्सेल में मौजूद डाटे को फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं, उसमें सेल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा डाटा एंटर कर सकते हैं, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन मेन्यू को अलग अलग से वीडियोस डिज़ाइन करेंगे और आपके लिए पेश करेंगे। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक्सेल में अब जितना भी बाकी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, पेस्ट स्पेशल है, इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, इन सब पे अब हम अलग अलग से वीडियोस बनाएंगे जो आपको शो होती रहेंगी, जो आप तभी उसी सूरत में शो होंगी जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, तभी आपको अपडेट्स मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।